हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास हाई स्कूल का फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान का पूरा एक ही वीडियो में पूरी तरीके से प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। अर्थात जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे तो वो सारे क्वेश्चन एकदम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम समझते हैं जो कि ये जो टेस्ट होगा ये आप देखिएगा। तो सब लेसन वाइज, जैसे पहला है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो अब हम समझते हैं ऑप्शन कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे लगाएंगे। तो देखिए यहां मैंने लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए निर्देश इसको पढ़ लेते हैं पहले। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, ठीक है। उनमें से सही विकल्प चुनिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखिए कितना होती है, शून्य, अनंत, 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। तो ये होती है अनंत, ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, मतलब फोकस दूरी है ये, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसे समझिएगा। देखिए अवतल दर्पण अगर फोकस दूरी और वक्रता केंद्र, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और बड़ा। तो अब ढूंढते हैं। देखिए ये बी वाला, देखिए वास्तविक, देखिए वास्तविक भी है, उल्टा और बड़ा। तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। तो देखिए इसकी वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी। देखिए नंबर 1 लिखा है ध्रुव व फोकस के बीच। अगला है वक्ता केंद्र पर, फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच, वक्ता केंद्र से पीछे। तो ये जो होगा ये ध्रुव व फोकस के बीच होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए संयुग्मी फोकस संभव है, ये समझ लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमेशा अवतल दर्पण में होता है। किसमें होता है? अवतल दर्पण में। देखिए प्रश्न नंबर 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। देखिए फोकस दूरी एवं वक्ता त्रिज्या, आर से लिखते हैं इसे, के बीच संबंध है। तो ये होता है यह बराबर r/2। इसका मतलब ये सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी होगी तो कितनी होगी। देखिए यहां पर हम लोग अभी अभी देखें यह बराबर होता है r/2। वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं, r का मान दिया है 12। तो इसमें अगर हम देखें इसकी फोकस दूरी कितना होगी तो इसकी आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये देखिए, और एक चीज जानिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो देखिए इसका आधा हो जाएगा 6 और ये देखिए -6। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी तो कितनी होगी। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक में होती है, तो फोकस दूरी पूछा है, तो फोकस दूरी दिया गया है -10 और वक्रता त्रिज्या पूछा गया। इसका मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो 10 दूना कितना हो जाएगा? 20। तो इसमें आंसर ये सही। अगला देखें, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, देखिएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक में होती है, 10 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, तो देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या पूछा गया, इसका दुगना होता, तो 10 दूना कितना हो जाएगा? 20। देखिए ये हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वास्तविक से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। तो ये जो होता है ये उत्तल दर्पण में बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। तो ये 0 अंश होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आपतन कोण 42 अंश तथा अपवर्तन कोण 30 अंश है हो तब अपवर्तित किरण विचलित होती है। तो देखिए इस 42 अंश में से 30 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 12 अंश। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो ये 1 होता है। कितना होता है? 1। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, देखिए यहां ध्यान से देखिए, ये लिखा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, ठीक है। अब की बार उल्टा करा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तन, तो ये उल्टा हो जाएगा 2/3। इसका मतलब आंसर हो जाएगा सी नंबर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है 14 नंबर, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, किसके लिए होता है? तो कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा बैगनी के रंग के लिए होता है, ठीक है। और ये भी जानते होंगे लाल रंग के लिए कम होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए प्रश्न नंबर 15 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो देखिए कांच में प्रकाश की चाल बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल और बटे अपवर्तनांक। इसका मतलब इस वाले वैल्यू में हम इतने से भाग देंगे तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 × 10⁸ हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर नंबर ए सही है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक, फिर देखिए इतने से हम इतने में ही भाग देंगे तो 15 दूना 30 एक दशमलव था, ऊपर 0 लगा दे, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 आंसर, ठीक है। अगला देखिए, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक याद कीजिए। देखिए ये पूछ रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले से इसमें भाग दे देंगे, इसका मतलब ये वाला सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो देखिए जल, कांच, प्लास्टिक, इनमें से सभी, तो ये सभी प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये तो सभी लोग जानते होंगे 3 × 10⁸, तो ये है प्रश्न नंबर इसका सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप 20 नंबर। देखिए, किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि, देखिए ये लिखा है किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि, तो देखिए ये कब सही होगा? नंबर 1 कह रहा हो वस्तु अनंत पर हो, वस्तु फोकस पर हो। अगला है वस्तु एफ मतलब फोकस होता है, ठीक है, तथा 2F के बीच हो। और अगला है वस्तु फोकस तथा प्रकाशी केंद्र के बीच में हो। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर आंसर डी सही है, ठीक है। अगला है -5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी, तो आप भी जानते हो कि फोकस दूरी एफ बराबर होता है 1/p, या क्षमता बराबर हम जानते हैं 1/f होता है, ठीक है। तो क्षमता पूछा है, तो अब देखिए अगर मीटर में है तो सवाल का फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/f होगा p बराबर। अगर वही चीज मान लेता हूं सेंटीमीटर में है तो 100/f, फिलहाल यहाँ पर सब मीटर में आंसर है। इसका मतलब हमको क्या, देखिए फोकस दूरी निकालना, ये बट्टे हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.2, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता क्या? देखिए वही सेम क्वेश्चन आ गया, बस फोकस दूरी दिया, इस बार क्षमता लेकिन अवतल लेंस का निकालना है, ठीक है। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो तो ऋणात्मक में होती है, तो सेंटीमीटर में, इसका मतलब 50 से भाग देंगे तो 100 आ जाएगा, इसका मतलब पहला सही है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। देखिए डायोप्टर जो होती है वो क्षमता का मात्रक है, इसकी फोकस दूरी होगी तो कितनी होगी? देखिए इस बार उत्तल लेंस की क्षमता दिया 2 डायोप्टर, तो इसकी क्षमता हो, देखिए फोकस दूरी पूछ रहा है इस बार, तो फोकस दूरी बराबर 1/p हो जाएगा, इसका मतलब सेंटीमीटर में 50 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता कितनी हो? देखो अब की बार उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है और सेंटीमीटर मतलब 100 में भाग देंगे तो 25 चौके 100, ये हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्राकृति होती है, तो देखो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्राकृति हमेशा होती है, याद रखना, आभासी और सीधा, तो ये बी सही है। अगला समझिए, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2F दूरी पर रखी है, तो लेंस से उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो 2F एक और F उसके आगे बनेगा, इसका मतलब हो जाएगा 3F। अगला देखिए, एक लेंस की क्षमता प्लस 1 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? सब सेंटीमीटर में है, 1 से भाग देंगे तो 100 ही आएगा। तो ये था लेसन नंबर 1, तो ये लेसन नंबर 1 हो गया समाप्त। अब हम देखते हैं लेसन नंबर 2 का। तो लेसन नंबर 2 में हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए नंबर 1 है नेत्र लेंस होता है, मतलब जो मनुष्य का नेत्र लेंस है उसमें कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो वह होता है अपसारी लेंस। देखिए अपसारी लेंस को
हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, और एक होता है अपसारी लेंस, इसे हम अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, ये भी समझिएगा। अभिसारी मतलब उत्तल लेंस, और मनुष्य के नेत्र में जो उपयोग होता है उत्तल लेंस ही होता है। ठीक है, अगला देखिए, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है तो 25 सेंटीमीटर होता है, सभी लोग जानते हैं आप। ठीक है, अगला है स्वस्थ आंख के लिए दूरबीन, ये भी अनंत होता है। ठीक है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर इसकी क्षमता होगी, तो हम 100 से भाग देंगे 20 में, तो देखिए 20 से 100 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। अगला देखिए, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, तो ये कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अगला है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष, ठीक है, मतलब निकट दृष्टि दोष किसी मनुष्य को हो जाता है, उसे दूर करने के लिए लेंस का उपयोग करना होगा, तो वो अवतल लेंस। जैसे देखिए, अगर हम बोले निकट, जैसे बोलिए निकट, तो देखिए छोटा आएगा कि नहीं, इसका मतलब अवतल लेंस लगेगा। इसी प्रकार हम दूर के लिए करें तो दूर छोटा हुआ आएगा, मतलब उत्तल लेंस लगेगा दूर में। अगला देखिए, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे प्रयुक्त करता है, तो देखिए ये आ गया दूर, देखिए उत्तल लेंस आ गया कि नहीं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, तो यह रेटिना के पीछे बनता है। देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप लोग अच्छे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अगला है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होता है, तो देखिए दूर दृष्टि दोष से है ना, तो ये 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। अगला देखिए, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य का प्रास होता है 400 से 800 नैनोमीटर, और एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर -9 मीटर, और एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर -12 मीटर, और यहाँ देखिए एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 पे पावर -10 एंगस्ट्राम मीटर। ठीक है, और एक मिलीमीटर बराबर होता है 10 पे पावर -3 मीटर। अगला देखिए, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, तो वो काला दिखाई देता है। अगला देखिए, प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का होता है, और सबसे ज्यादा बैगनी का होता है। ठीक है, अगला देखिए, प्रकाश का वह गुण जिसका आसमान नीला दिखाई देता है, ये तो सभी लोग जानते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला है, कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, तो लाल रंग के लिए होता है। ठीक है, अगला, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो ये बैगनी रंग के लिए होता है। ठीक, तो ये है लेसन नंबर 2 का ऑप्शन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अब हम देखते हैं लेसन नंबर 3 का। देखिए लेसन नंबर 3 है विद्युत। ठीक है, यहाँ में निर्देश देख लिए, प्रत्येक प्रश्न में 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए। तो नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, मतलब चालक में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला देखिए, वैद्युत आवेश का मात्रक होता है, तो ये तो सभी लोग जानते होंगे कोलाम होता है। देखिए जूल जो है कार का मात्रक है। ठीक है, ये वोल्ट विभव का है, एम्पियर विद्युत धारा का है। देखिए अगला है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो ये होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, और जो ये प्लस वाला होता है वो प्रोटॉन का होता है। ठीक है, तो ये 1 प्लस में 1.6 × 10⁻19 कूलाम है। ठीक, अगला देखिए, एक माइक्रो ओम का मान होता है, तो ये होता है 10⁻6 ओम। अगला है, वैद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो ये होता है एम्पियर। ठीक है, कूलाम आवेश का मात्रक है, जूल कार का मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, अगला देखिए, एम्पियर सेकंड मात्रक है, तो ये आवेश का होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे Q = IT। अगला देखिए, प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा होती है, तो अभी अभी आप लोगों ने देखा था, तो ये होता है कितना, प्लस में होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, तो ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अभी हमने आपको बताया, देखिए कूलाम किसका है, आवेश का है, वोल्ट किसका है, विभव का है, एम्पियर किसका है, वैद्युत धारा का। अगला देखिए, ओम के नियम का सूत्र है, तो ये होता है I = V/R, या आपको कभी कभी मिलेगा ऐसे B = IR, तो ये भी सही है। ठीक है, अगला देखिए, R1 व R2 प्रतिरोध के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध, तो ये होगा। ठीक है, आप फार्मूला रख दीजिएगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2, एलसीएम ले लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, अगला देखिए, 4 ओम प्रतिरोध वाले N चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, तो ये तो बहुत ही आसान है, ये होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। अगला देखिए, वैद्युत शक्ति P का सूत्र होता है, तो ये देखिए ये होता है, इसका सूत्र P = BI। ठीक है, अगला, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होता है, तो ये होता है सरल रेखा। ठीक है, एक अशक्ति का मान
वाट में होता है, मतलब एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, अगला देखिए, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो ये है वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है, तो देखिए यहाँ वाट लिखा है, किलोवाट, किलोवाट प्रति घंटा। अगला लिखा किलोवाट घंटा, तो ये होता है किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यह 1 किलोवाट घंटा बराबर होता, तो ये होता है, देखिए ध्यान से, 3.6 गुणे 10 पावर 6 जूल होता। अगला, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है, तो ये होता है 1.6 गुणे 10 पावर-19 जूल। ठीक है, अगला है देखिए, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, तो ये किसका लगा होता है? टंगस्टन का लगा होता है। अगला देखिए, हीटर का तार किसका होता है? नाइक्रोम का लगा होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तार में व्यय वैद्युत ऊर्जा का मान होगा, तो ये 1200 होगा, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, W बराबर BI/T। देखिए, इस आई का मान 2 है, यहाँ वोल्ट का मान 10 दिया है, और यहाँ देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो 60 का 2 में और 10 का गुणा कर देंगे तो 1200 आ जाएगा टोटल। अगला देखिए, किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो तार के पदार्थ पर निर्भर करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन सही है, इसका आंसर। अगला देखिए, एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है, बल्ब की शक्ति कितनी होगी? तो ये 200 होगी, क्योंकि हम लोग अभी अभी फार्मूला देखें, P बराबर होता है BI। देखिए, B का मान 200 वोल्ट है और I का मान एक ही दिया, तो 200 गुणा 1 में करेंगे तो 200 आएगा, इसका मतलब ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला प्रश्न देखिए, वैद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, क्यों बना होता है? क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, तो ये बी सही है इसका। ठीक है, अगला देखिए, हीटर का तार उस पदार्थ का बनाना चाहिए जिसका, ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक उच्च होना चाहिए, तो यही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाता है, मतलब नया प्रतिरोध। देखिए, मैं बहुत आसान से क्वेश्चन बता रहा हूं इसका। ये देखो, ये फार्मूला याद रखो, R बराबर होता है N², यहां पर रख देते हैं R1। ठीक है, देखो क्या लिखा, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी। देखो, ये N² ही इसका वैल्यू होता है। देखो, 3 गुनी तो 3 का वर्ग करूंगा, कितना आ जाएगा? 3 त्रिक का 9। अगर प्रतिरोध का भी मान दिया होता तो हम रख देते उसमें। ठीक है, अगला देखिए, निम्न परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से आप, ये है इसका। ठीक है, तो 2 और 2 अगर हम देखें ध्यान से, तो दोनों समांतर क्रम में, तो 1/2 1/2 1 आ जाएगा। यहाँ B का मान 2 हो गया, हमसे I का मान, I बराबर होता है B/R। B का मान 2 दिया, R का मान 1 आया, इस दोनों को साल, इसका मतलब 2 आ जाएगा, इसका मतलब ये होगा सही। तो ये है 2 एम्पियर। तो ये था विद्युत धारा का ऑप्शन जो कि आपने देखा। अब हम चौथे लेसन का देखते हैं। देखिए, लेसन नंबर 4 फिजिक्स में। ठीक है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो इसका भी निर्देश देखिए। प्रत्येक प्रश्न में 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए। नंबर 1 है चुंबकीय बल रेखाएं। तो देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा और खींची जाएगी, जो कि असंभव है। इसका मतलब ये सी सही है। ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो ये होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, ध्यान से सारे ऑप्शन देखिएगा आप। अगला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला देखिए, 1 टेस्ला बराबर होता है, तो ये होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। टेस्ला जो होता है वो भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। गॉस जो होता है वो भी मात्रक होता है। अगला देखिए, कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है? तो ये नहीं है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए देखिए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये भी होता है, टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है। अगला देखिए, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है? केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र। तो समझिएगा, देखिए, वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब इसका आंसर सी सही है। ठीक है, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप।
प्रश्न नंबर 7 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो देखिए ये जो होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाला जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़े भी होंगे और देखे भी होंगे जब सवाल लगाए जाते हैं। ठीक है, और डिफिनीशन पढ़ते हैं उसी में, डेरिवेशन में भी आ जाते हैं। अगला समझिए, देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के लंबवत रखे यल लंबाई धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिमाण है। तो देखिए ये फार्मूला होता है यह बराबर IBL। तो ये देखिए ये है सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेबर किसका मात्रक है? तो चुंबकीय फ्लक्स का होता है। ठीक है, अगला देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये किसके? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। तो इसका मतलब सी सही है। ठीक है, अगला देखिए, भारत में प्रत्यावर्ती धारा जिसको AC बोलते हैं अर्थात अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति ये तो 50 हर्ट्ज होती है। HZ मतलब हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है AC मतलब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तित करने वाला उपकरण। तो ये विभक्त वलय होता है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन सही है इसका। अगला देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए आवश्यक शर्त होती है, क्या होनी चाहिए? देखिए नंबर 1 चुंबक स्थिर होना चाहिए, कुंडली का स्थिर होना। तो यही सही है, कुंडली का स्थिर होना मतलब कुंडली स्थिर होनी चाहिए। अगला देखिए, डायनमो उत्पन्न करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डायनमो क्या उत्पन्न करता है? तो ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। अगला देखिए, डायनमो परिवर्तित करता है, तो ये क्या करता है? देखिए ध्यान से, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम विद्युत मोटर पढ़ते हैं तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तित करता है, और डायनमो इसका उल्टा होता है। इसका मतलब इसका आंसर सही होगा सी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो चेंज करता है। ठीक है, अगला देखिए, वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, तो ये जनित्र है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ये फैराडे जी ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, अनंत लंबाई के एक रुजुरेखीय धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। देखिए ये सब सूत्र एकदम से जो प्रूफ किए हैं वही है सब। ठीक है, सारा का सारा सूत्र रुजुरेखीय के लिए यही सूत्र ही चलता है। अगला देखिए, वैद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। देखो अभी अभी मैंने बताया था। ठीक है, कि वैद्युत मोटर में क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित। इसका मतलब बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और फिजिक्स इसी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो जो बच्चे नए हैं उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सभी बच्चे इसको शेयर जरूर कर दें। अगला देखिए, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। तो देखो मैक्सवेल कार्क स्क्रू नियम, नंबर 2 है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, नंबर 3 फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अगला ओम का नियम। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था फिजिक्स का सारा ऑप्शन, जो क्लास हाई स्कूल पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।